नमस्कार व्यूअर्स। तो ये वीडियो पार्ट है हेलो एल्केन्स का सेकंड पार्ट, और इसके अंतर्गत हम दो टॉपिक कवर करेंगे आज। एक क्लासिफिकेशन का और दूसरा कार्ब धनायनों का स्थायित्व। ये बहुत ज़रूरी है जानना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। और पहला पार्ट होगा वर्गीकरण। इसके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में हो चुका है। तो लेट वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में। पहला पार्ट देखो, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक हम देख रहे हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा पार्ट होगा जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का नेचर कैसा है। ठीक है बेटा, उस कार्बन के नेचर के आधार पर दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे। और तीसरा पार्ट देखेंगे जो कार्बन जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो तीन तरीके से क्लासीफाई करेंगे इस हेलो एल्केन के टॉपिक को, जिसमें हेलो एरीन्स का भी कुछ हिस्सा कवर हो जाएगा, एक साथ क्लासिफिकेशन में आ ही जाएगा वो। ठीक है, तो देखो जरा हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर नंबर है सिंपल। इंट्रोडक्शन में भी हम बता रहे थे आपको कि एक हैलोजन होगा तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली, इस तरह से कह सकते हैं ना। तो अब इसमें देखो अगर, तो यहाँ हम कह सकते हैं मोनो हैलोजन व्युत्पन्न या मोनो हेलो व्युत्पन्न, मोनो हेलो व्युत्पन्न। तो बेसिक इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा, एल्केन है ना, हेलो एल्केन, तो CnH2n+2 होता है, +1 कर दो और यहाँ हैलोजन लगा दो तो एक X हो गया। ठीक, अगला देखो डाई हैलोजन, डाई हैलोजन, डाई हैलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। इन्हें आप पार्ट में कर सकते हैं, ABC, ट्राई हैलोजन या ट्राई हेलो भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। और एक और कह सकते हैं आप D पार्ट, टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, एक और बांट सकते हैं, पॉली हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक, तो ये 5 कैटेगरी हो गई हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। इसका बेसिक फार्मूला था CnH2n+2, एल्केन का था एक हाइड्रोजन कम करो X लगा दो। एग्जाम्पल देख लो, CH3Cl, CH3Br, ठीक, C2H6 होता है, C2H5Cl कर दो, C3H8 होता है, C3H7Cl कर दो। यहाँ आ जाओ डाई हैलोजन व्युत्पन्न। इसका फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2 था, दोनों हाइड्रोजन हटा दिया आपने, हट गया, और क्या लगा दिया X, कितनी बार, 2 बार, तो ये हो गया। इसका फार्मूला ये देखो, CH2Cl2, जैसे डाइक्लोरोमीथेन, C2H4Br2। ठीक बेटा, यहाँ ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न में क्या है, CnH2n-1। और अब मतलब जो CnH2n+2 होता है तो उसमें से 3 माइनस हाइड्रोजन हटाया हमने तो -1 कर दिया, इसमें से भी एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3। अब इसका बढ़िया सा फॉर्मूला है CHX3, जिसे हम कहते हैं हेलो फॉर्म। क्या कहते हैं, हेलो फॉर्म। ये मीथेन के लिए है बेटा, CHX3 मीथेन के लिए। अब यहाँ Cl लगाओगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, इस तरह से। अगला देखो टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न में क्या है, 4 हटाना है ना, तो CnH2n, अब 4 हटाना है तो -2 कर दो। -2 क्यों, देखो फार्मूला ये था ना, CnH2n+2 -4 करोगे तो -2 हो जाएगा ना, तो ये हो गया, -2 कर दो। कितने हैलोजन, 4। इसका एक सिंपल एग्जांपल है CCl4, ऐसे और भी बढ़ा सकते हो आप। क्लियर, तो ये है 4 हाइड्रोजन हटा करके CCl4 इस टेट्राक्लोरोमीथेन। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या किया जा सकता है, अब देखो जरा, पॉली मतलब ढेर सारा हो गया ना, नंबर ऑफ, ढेर सारे निकाल सकते हैं। तो अब जितने, जैसे बेसिक फार्मूला क्या है इसका, एल्केन का CnH2n+2, इसमें से कितने हाइड्रोजन निकाले जाएं, तो जितने हाइड्रोजन आप हटाओगे उतने हैलोजन प्रतिस्थापित करेंगे आप। तो मान लीजिए हैलोजन आपने प्रतिस्थापित किया X, 4, 5, 6, 7 जो भी हो, उतने ही हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो। जितने हैलोजन प्रतिस्थापित करो उतने हैलोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, जितने हैलोजन लगाओ उतने हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, तो ये -A, एल्केन में से उतने हाइड्रोजन वहाँ से हटा दो। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखो, पूरा पार्ट देखो, C बॉन्ड X, C बॉन्ड X मतलब जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, तो C बॉन्ड X में जो कार्बन का नेचर है उसके आधार पर।
ठीक बेटा, पहला था हैलोजन परमाणुओं की संख्या क्या था, फिर नंबर ऑफ हैलोजन कितने, 1 2 3 इस तरह से। यहाँ C बॉन्ड X में कार्बन की प्रकृति मतलब इस कार्बन का नेचर कैसा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम बोलते हैं उसे, ठीक है। देखो मेथिल हैलाइड, ये तो सिंपल है, मेथिल ये केस है CH3X, तो ये तो सिंपल केस है, यही बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गया मेथिल हैलाइड, एक कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरी कैटेगरी क्या है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसको बोलते हैं 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 डिग्री, दिस इज सेकेंडरी, और ये होता है बेटा टर्शियरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से कंसीडर करेंगे इसे। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब ये है कि जिस कार्बन से हैलोजन लगा है, कार्बन की वैलेंसी 4, एक वैलेंसी X से सेटिस्फाइड हो गई, बची कितनी 3, ठीक। अब तीनों तरफ अगर हाइड्रोजन लग जाए तो मेथिल हो जाएगा, लाइक दैट मेथिल हो जाएगा। लेकिन अगर तीन में से कोई एक वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन से जुड़ जाए, मतलब ये वाला जो वैलेंसी है ये चाहे एलिफेटिक कार्बन, कोई अगला कार्बन एलिफेटिक हो जाए एरोमेटिक, अगर उससे जुड़ जाए तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो कार्बन 1 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस कार्बन से लगा है हैलोजन, अब इस कार्बन की 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी तो सेटिस्फाइड हो गई हैलोजन से, ये तो निश्चित हो गया कि एल्किल हैलाइड का केस है, ठीक। लेकिन कितनी डिग्री का है, ये किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको कंसीडर करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस कार्बन की 3 वैलेंसी में से कितनी वैलेंसी किसी अन्य कार्बन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ से अगर जुड़ा है और यहाँ HH लगा है तो ये कार्बन 1 डिग्री का, तो इस तरह से जैसे एग्जाम्पल हो गया CH3 CH2 Br, ऐसे और भी देख सकते हैं आप। अगला देखो द्वितीयक, तो 2 वैलेंसी, ठीक, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उस कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाइड हो जाए तो ये कार्बन कितने डिग्री का, ये कार्बन 2 डिग्री का, और एल्किल हैलाइड भी कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। एग्जाम्पल दिखा सकते हो CH3 CH और यहाँ लगा दो Br, तो ये कार्बन 2 डिग्री का विद रिस्पेक्ट टू दिस मेथिल, ये कार्बन 2 डिग्री का, और ये पूरा कंपाउंड 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड। यहाँ 3 डिग्री कार्बन, तो कार्बन की जो एक वैलेंसी तो हैलोजन से, शेष तीनों वैलेंसी किसी अन्य 3 कार्बन सेटिस्फाइड हो जाए कि कार्बन ही हो गया 3 डिग्री का, एल्किल हैलाइड पूरा हो गया 3 डिग्री का, तो CH3 और ये हो गया Br। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन। तो ये मेथिल हो गया, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये बेटा 3 डिग्री, ओके। थर्ड पार्ट देखो, अब तीसरा पार्ट देखो, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके आधार पर एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन या एरिल हैलाइड दोनों के लिए, एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड दोनों के लिए, ठीक है। अब एल्किल, क्योंकि एल्किल वाले में तो sp3 होगा ही होगा ना, जैसे हम हेलो एल्केन की बात कर रहे हो, एल्केन में सारे के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं होल जो डेराइव्ड कंपाउंड है, चाहे हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स, दोनों में कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक केस हम ले रहे हैं, sp3 संकरित जो कार्बन है उससे अगर हैलोजन जुड़ा है तो उसके नेचर हम देखने वाले, और दूसरी कैटेगरी हम लेंगे sp2 संकरित जो कार्बन है उससे जुड़ा हैलोजन, वो क्या दिखाता है। अब इसमें अगर आप देखें तो sp3 संकरित कार्बन मतलब 4 सिग्मा, जिसमें से 1 सिग्मा के साथ सेटिस्फाइड हाइड्रोजन है और 3 तरफ कुछ और होंगे, ठीक है। तो उस केस में अभी जैसा हम देख रहे थे कि 1 डिग्री 2 डिग्री, तो उस कैटेगरी के वो कंपाउंड भी इस कैटेगरी के अंतर्गत ही क्लासिफाइड में आ सकते हैं। देखो जरा केस क्या है इसमें हम ले रहे हैं एक सब पार्ट ले रहे हैं, इसको बोल रहे हैं एल्किल हैलाइड। तो ये तो सिंपल पता ही है आपको, एल्किल हैलाइड मतलब RX, क्लासिफिकेशन हो जाएगा RX, R स्टैंड्स फॉर एल्किल, ठीक। तो ये वास्तव में हेलो एल्केन के लिए मतलब एलिफेटिक वाले के लिए है। तो दिस इज एल्किल ग्रुप, फार्मूला वही CnH2n+1, ठीक है। तो ये RX, अब इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल, वही क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोएथेन, ढेर सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, C2H5Cl भी दे सकते हैं, ठीक है, और भी एग्जाम्पल। अगला, हाँ यहाँ ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना यहाँ पर कि जो कार्बन है वो sp3 संकरित होगा। हाँ, इस केस में ये चीज़ डाल सकते हैं आप, जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड था वो भी, जो 2 डिग्री है वो भी, और जो 3 डिग्री है वो भी, जो इसके पहले भी हम बात कर रहे थे। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, वो सब के सब वहाँ अगर आप ध्यान से देखें
तो वहाँ सारे के सारे कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो हेलोजन, वो सारे कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड वाला है, मतलब वो सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड। दूसरा केस देखो, एक हम देख रहे हैं अब अगला, ये एलिलिक हैलाइड। ठीक बेटा, ये एलिलिक हैलाइड क्या होता है? एक्चुअली ये जो स्केलेटन होता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इतना जो ग्रुप होता है, दैट ग्रुप इज नोन एज एलिल ग्रुप। ठीक है, जैसे CH3 मिथाइल, C2H5 एथाइल, C6H5 फिनाइल, वैसे इतने को कहा जाता है एलिल। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब हम कंसीडर कैसे करें? जो हेलोजन लगा है वो sp3 संकरित कार्बन से लगा है। जो हेलोजन लगा है वो sp3 संकरित कार्बन से लगा है, लेकिन उसके पीछे ये ग्रुप लगा है। मतलब ये जो स्केलेटन दिख रहा है आपको, ये वाला जो कार्बन है, दैट कार्बन इज नोन एज एलिलिक कार्बन। तो एलिलिक कार्बन अगर आपसे कंसीडर करने को कहा जाए तो क्या सोचेंगे आप? तो सिंपल, ये एग्जांपल तो है, लेकिन आप ऐसे समझिए, डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा जो कार्बन होगा, डबल बॉन्ड कार्बन है, डबली बॉन्ड कार्बन से जुड़ा जो कार्बन होगा वो कार्बन एलिलिक कार्बन होता है। आई रिपीट इट, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उससे जो सिंगल बॉन्ड से अटैच कार्बन होगा उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? एलिलिक कार्बन। ठीक, तो ये केस है। ये दूसरा और एग्जांपल ले लो। अब जैसे मान लो इसी में कुछ और दिखाना हो, जैसे ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एलिल क्लोराइड। IPSC नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है, ये साधारण नाम है, एलिल क्लोराइड। क्लियर? IPSC नेम देखोगे तो ये प्रतिस्थापी समूह है, डबल बॉन्ड तो घंटी यहाँ से करोगे तो ये कॉमन नेम हो गया। IPSC नेम तो हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोप 1 इन या 1 प्रोपीन या प्रोपीन 1। ठीक, 3 क्लोरो प्रोपीन 1, समझ गए? 1 2 3 इधर से गिनती क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रतिस्थापी समूह और ये क्या है? क्रियात्मक समूह। डबल बॉन्ड क्रियात्मक समूह और Cl प्रतिस्थापी समूह। तो डबल बॉन्ड की वरीयता ज़्यादा, प्रतिस्थापी समूह की वरीयता बाद में। तो गिनती यहाँ से 1 2 3 को 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। गॉट इट? ऐसे और देख लो, मान लो ये कोई कंपाउंड है, अब ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, तो अब आप ज़रा देखो, ये डबल बॉन्ड हो गया। ये वाला कार्बन कैसा है? दैट कार्बन, ये कार्बन भी क्या है? एलिलिक कार्बन। ठीक बेटा, एलिलिक कार्बन। अच्छा, ये कार्बन भी क्या है? ये वाला डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन, एलिलिक कार्बन, ये भी तो है एलिलिक कार्बन। ठीक, तो मतलब एग्जाम्पल अगर ऐसा हो जाए तो ये देखो X यहाँ लगा दिया, तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया? एलिलिक हैलाइड का। किसका हो गया? एलिलिक हैलाइड का। क्लियर? तो डबल बॉन्ड या डबली बॉन्ड कार्बन से जुड़ा जो सिंगल बॉन्ड से कार्बन होगा वो कार्बन एलिलिक कार्बन होगा, और उसके साथ अगर हेलोजन लगा है तो वो एग्जाम्पल किस में हो जाएंगे? एलिलिक हैलाइड्स के। सब, ये भी एलिलिक हैलाइड है, ये भी एलिलिक हैलाइड है। क्लियर? एक और देखो इसमें, एक पार्ट इसमें और देखो, और वो है बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये कौन सा है? ये है बेंजीन, ये बेंजीन, अब हो गया बेंजीन। ठीक, अभी साइक्लोहेक्सेन था, बेंजीन हो गया। अब बेंजीन से जुड़ा कार्बन, तो ये कार्बन तो sp2 है, sp2 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, और ये कार्बन क्या है? ये कार्बन हमने ले लिया। तो बेंजीन से जुड़ा जो कार्बन होगा, बेंजीन से जुड़ा जो कार्बन होगा वो कार्बन कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बन। ये कार्बन कहलाता है बेटा बेंजाइलिक कार्बन। फिर से बोल रहे हैं, बेंजीन रिंग से जो अटैच कार्बन है दैट कार्बन इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है इतना? हाँ, संकरण की बात थी sp2 वाले। अब जैसे बात sp2 संकरित कार्बन जुड़ा, ये डबली बॉन्ड, फिर ये कार्बन एलिलिक कार्बन हो गया, लेकिन ये एलिफेटिक है ना, और ये एरोमेटिक, और स्पेशली ये बेंजीन है। तो जो बेंजीन रिंग से अटैच जो कार्बन होगा वो बेंजाइलिक कार्बन होगा। अब इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ 1 2
यहाँ तो हेलोजन लगाना पड़ेगा, हैलाइड बनाना है ना, तो 2 वैलेंसी बाकी है, तो उसके बेस पर हम यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के बेंजाइलिक हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के। अब जैसे ये देखो, ये आपका हो गया, ये बेंजीन गोला बना दिया CH2। अब ये कार्बन कितने डिग्री का है? 1 डिग्री है। देखो इस कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन से अटैच है। फिलहाल इतने ग्रुप को कहा जाता है बेंजिल, ये इतना बेंजिल ग्रुप है। ठीक, ये बेंजिल ग्रुप है। और अगर इस कार्बन का नेचर देखोगे तो ये sp3 संकरित है ना, और ये 1 डिग्री का है। खासियत भी क्या है, ये 1 डिग्री का, ये कार्बन भी कैसा 1 डिग्री, इधर जुड़ा इधर ये कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया CH2 और ये क्लोराइड, तो ये हो गया बेंजिल क्लोराइड। क्या हो गया बेटा? बेंजिल क्लोराइड। ठीक, दिस इज 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। ठीक बेटा, एक और केस देख लो, इसमें देखो इधर लगा दिया CH3, इधर लगा दिया H। अब देखो देख के बताओ ये कार्बन कितने डिग्री का है? एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से 2 डिग्री। हेलोजन लगा दो। ठीक है, हेलोजन लगा दो, तो ये भी बेंजाइलिक कार्बन है, ये भी बेंजाइलिक कार्बन है। नाम होगा थोड़ा 1 2, तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फेनिल, इसके लिए फेनिल एथेन। 1 क्लोरो 1 फेनिल, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और एथेन 2 कार्बन है ना, ये 2 डिग्री का है। ये बेंजाइलिक कार्बन कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है। और एक और देख लो, ये हो गया CH3। अब खुद देखो इस कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, तो ये कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। हेलोजन लगा दो, तो ये हो गया 3 डिग्री का बेंजाइलिक, 3 डिग्री का बेंजाइलिक। नाम 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया बेटा 2 क्लोरो 2 फेनिल। और कितने कार्बन की रूट है? 3 की, तो हो गया क्या? प्रोपेन। तो 2 क्लोरो 2 फेनिल प्रोपेन, तो दिस इज 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 3 डिग्री का। तो 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड और 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर? अब अगला देखो, अब हाइब्रिडाइजेशन में जो अगला पार्ट है, हाइब्रिडाइजेशन में ही एक तो sp3 संकरित कार्बन जुड़ा था, और अब की बात ले रहे sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हैलोजन लगा है, तो वो कौन सा होगा यहाँ? ठीक, तो sp2 संकरित अगर कार्बन है तो हाइड्रोकार्बन्स में अगर, या हाइड्रोकार्बन्स में ही अगर हम कहें, तो वहाँ डबली बॉन्ड कार्बन जो होगा वो sp2 संकरित कार्बन होगा। हाँ, अब कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में क्यूमुलेटिव अगर डबल बॉन्ड है, अगल बगल लगा तब sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ये sp, ये भी sp, और अगर ये है तो sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2। क्लियर? तो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हैलोजन जो है तब क्या होगा? तो इसमें 2 केस आता है, एक आता है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा आता है एरिल हैलाइड। ये तो प्योर हेलो एरीन है, ये प्योर हेलो एरीन है। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? विनाइलिक हैलाइड जो डबली बॉन्ड कार्बन है, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, वही कार्बन विनाइलिक कार्बन होता है। जैसे ये जो पोर्शन है ना, इतना ये कहलाता है विनाइल ग्रुप। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे ना, एलिल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो वो जो स्केलेटन होगा वो कहलाएगा एलिल, ये स्केलेटन कहलाएगा विनाइल। तो अगर हैलोजन इसी sp2, देखो ये sp2 संकरित है बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, चलो इसको हम ऐसे दिखा दें, ऐसे देख लो, देखो इस 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा संकरण कैसा हो गया? sp2, 3 सिग्मा है ना, तो संकरण हो गया sp2। तो इस केस में अगर आप देखें तो ये हैलोजन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हैलोजन। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, इस तरह का केस मिले जिसमें sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हैलोजन हो, तो वो होगा sp2 संकरित कार्बन के हैलोजन के प्रकार में आएगा। तो ये केस विनाइलिक हैलाइड का है। कैसा है? विनाइलिक हैलाइड। ये एलिफेटिक होता है, ये एरोमेटिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये एलिफेटिक है, दिस इज एलिफेटिक, ये एलिफेटिक केस है, और ये एरोमेटिक का केस है, एरिल है ये। ठीक, ये एलिफेटिक और ये एरोमेटिक। अब इसमें देखो, जैसे ये मान लो लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, नाम क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा? विनाइल क्लोराइड। ठीक, या ऐसे लगा हो,
तो ये भी उसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। वैसे ये नाम हो जाएगा 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सिल। तो ये डबल बॉन्ड है ना, साइक्लोहेक्सीन होता है ये, देखो साइक्लोहेक्सीन उसी का लगा हुआ है, ठीक। तो ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन विनाइलिक कार्बन, तो ये किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक है, तो ये किस कैटेगरी में रखा जाएगा, विनाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ तो सिंपल, सारे बेंजीन में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, कहीं भी लगा दो। ये सब एग्जांपल एरिल हैलाइड के। क्लोरीन लगा दो तो फेनिल क्लोराइड, फेनिल ब्रोमाइड, फेनिल आयोडाइड, है ना। IPSC नेम हेलो करके, हेलो बेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इस तरह से, क्लियर। तो अब स्टेबिलिटी देखो, है ना। इसी में जो दो भाग था ना, एक था वर्गीकरण और दूसरा है कार्बन आयनों का, जो कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज़रूरी है ये। ओके, रिएक्शन पैटर्न आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा फिर कि हेलो एल्केन और एज वेल हेलो एरीन्स में भी हम किसकी रिएक्टिविटी या किसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करें तो वो आराम से कर सकते हैं आप। तो पहले कुछ टर्म्स देखो और उसके बाद फिर हम इसकी ऑर्डर बता देते हैं। कार्बोकैटायन या इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन। तो नाम से ही लग रहा है, धनावेशित कार्बन, कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक बेटा। अब हाँ, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक रिएक्टिव स्पीसीज़ है जो रिएक्शन के दौरान बीच में बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो प्रकार का वितरण होता है। तो जो बॉन्ड सम्मित और असम्मित, जब असम्मित प्रकार का वितरण होगा मतलब जब हेट्रोलिटिक क्लेवेज होगा, तो जो इस कार्बन के साथ अगला जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो बॉन्ड के वितरण के पश्चात वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो कार्बन पे क्या आ जाता है, प्लस। तो अगर कार्बन पे प्लस आया है तो उस कार्बन की स्पीसीज़ को हम कहेंगे धनावेशित कार्बन या कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन, ये सारे नाम इसी के हैं, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी का मतलब जो ज़्यादा स्थायी, मतलब वो उसकी अभिक्रिया करने की दर कम, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी हम इसी की बात करेंगे, जो पैटर्न बताएंगे उसका उल्टा कर दीजिएगा, रिएक्टिविटी अगर पूछी जाए तो स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। तो आप उस पैटर्न को लगा सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी को लेकर के, ठीक। तो दो इफेक्ट है, एक है प्रेरणिक प्रभाव का धनात्मक और एक है प्रेरणिक प्रभाव का ऋणात्मक। तो ये प्लस आई प्रभाव और ये माइनस आई प्रभाव, ठीक। ये प्लस आई प्रभाव किससे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूहों के कारण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण उत्पन्न क्या होगा, प्लस आई प्रभाव। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जो ये प्रभाव है दोनों, इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव, ये सिग्मा बॉन्ड से संबंधित होता है, सिग्मा बॉन्ड से संबंधित होता है, ठीक है। तो प्लस आई प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगेंगे तो कार्बोनियम आयन का स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, धनावेशित कार्बन अगर है तो धनावेशित कार्बन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, मतलब उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे इसके बारे में अगर हम देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 4, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इस समय कितना है, 2 सिंगल बॉन्ड है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, और चाहिए कितने, 2 और। तो कार्बोनियम आयन या कार्बोधनायन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज़ है, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो इसको अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अस्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, एज वेल रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर। अगर धनावेशित कार्बन पर कहीं से इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाए, कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए ढेर सारा, तो स्थायित्व बढ़ेगा और सक्रियता घट जाएगी, ठीक। तो प्लस आई प्रभाव, जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह अगर लगे हैं तो प्लस आई प्रभाव कार्बोनियम आयन के स्थायित्व क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। एल्किल ग्रुप, एरिल ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। अगर धनावेशित कार्बन पर ये सब लगे हों तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। क्लियर। हाँ, एरिल ग्रुप में एक दूसरा इफेक्ट आता है, अभी हम बता देंगे एग्जांपल्स में। एल्किल ग्रुप ये भी इलेक्ट्रॉन दाता होता है, एरिल ग्रुप ये भी इलेक्ट्रॉन दाता होता है, ठीक है। दूसरा, अगर माइनस आई प्रभाव मतलब जो धनात्मक कार्बन है उससे ऐसा कोई समूह लगा है जो इलेक्ट्रॉन ग्राही हो, मतलब उस धनावेशित कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा हो, तो उस कार्बोनियम आयन का स्थायित्व घट जाएगा।
अर्थात अगर ऐसे समूह लगे हों जो -I इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं तो कार्बोनियम आयन का स्थायित्व ये घटा देते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखो जरा इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन पता है आपको, उसी के रेस्पेक्ट में है कार्बोनियम आयन, उसी के रेस्पेक्ट में कार्बोनियम आयन। अब देखो जैसे ये कार्बन है धनावेशित, ये कार्बन धनावेशित, ये कार्बन भी धनावेशित और ये कार्बन भी धनावेशित। ठीक, ये पॉजिटिव हो गया। अब जरा देखो यहाँ पर हम लगा रहे हैं H, ये भी H। ठीक बेटा, यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं R मतलब एल्किल, यहाँ पर हम 2 जगह लगा देते हैं R, ये H, और यहाँ लगा दिया हमने तीनों जगह, तो R मतलब कार्बन, एल्किल है ना। तो अगर आप देखें तो ये जो कार्बन हो गया, ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री का कार्बन हो गया। ये कार्बन कितने डिग्री का हो गया? 3 डिग्री का। और अगर ये कार्बन 3 डिग्री का हो गया, ये कार्बन 3 डिग्री का है, तो ये कार्बोनियम आयन बना है, ये भी कितने डिग्री का हो गया? 3 डिग्री का। ये बेटा 2 डिग्री कार्बन, तो कार्बोनियम आयन 2 डिग्री का। दिस इज 1 डिग्री कार्बन, 2 हाइड्रोजन लगा है ना, 1 डिग्री कार्बन, तो ये 1 डिग्री कार्बन, तो ये कार्बोनियम आयन कितने डिग्री का? 1, और ये तो मेथिल है। तो स्टेबिलिटी देखें अगर आप, तो इसमें देखें तो यहाँ +I प्रभाव 3 तरफ से, मतलब 3 एल्किल लगे हैं जो इस धनावेशित कार्बन के स्थायित्व को बढ़ा देंगे। यहाँ 2 तरफ से मिलेगा और यहाँ एक तरफ से, यहाँ पर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका स्थायित्व सबसे कम होगा, इसका स्थायित्व सबसे कम होगा और इसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा। तो ये स्टेबिलिटी है। क्लियर? वैसे भी याद रख सकते हैं आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर 123 आएगा, 1 2 3, 123, 1 2 3 स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्किल कार्बोनियम आयन। अगर हम बात कर रहे हैं, एरिल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई और डेरिवेटिव नहीं लगा हुआ है। 3 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री 1 डिग्री। दिस इज सेकेंड टर्शियरी, इसको टर्शियरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी और इसको प्राइमरी। याद रखिएगा, ये भी सिंबल ऐसे यूज़ करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्शियरी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेक, ये पी और ये टर्ट, ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, तो 3 डिग्री का जो एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री का जो कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, दिस इज मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मेथिल। क्लियर? अब एक केस और देखो, अब इसमें मान लो ये हम ले रहे हैं, अब थोड़ा सा केस हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखो बेटा, ये है, दिस इज बेंजिल, अभी बताया था आपको, ये स्पीसीज बेंजिल, तो ये बेंजिल कार्बोनियम आयन हो गया। क्या हो गया? बेंजिल कार्बोनियम आयन। ठीक, यहाँ देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? अच्छा, इस कार्बन, ये जो बेंजीन है, यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड है ना, अल्टरनेट ऐसे, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग हो जाएगी आराम से। ठीक है, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। ठीक, लेकिन इन दोनों में ये एलिलिक है, ये एलिलिक कार्बोनियम आयन या एलिल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, ये बेंजिल, ये पूरा स्केलेटन, ये तो बेंजीन है, ये पूरा स्केलेटन बेंजिल है, ये एलिल कार्बोनियम आयन। तो इन दोनों केस में अगर आप देखें तो यहाँ और यहाँ एक दूसरा इफेक्ट काम कर रहा है, और वो रेजोनेटिंग इफेक्ट है। रेजोनेंस मतलब अनुनाद। यहाँ पर कार्बन की ओर, इस धनावेशित कार्बन की ओर, इन 3 पाई बॉन्ड्स के डीलोकलाइजेशन अर्थात विस्थानन से इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो इन दोनों में अगर आप देखें कंपेयर, तो इट इज़ मोर स्टेबल देन दिस। ठीक है, ये वाला जो कार्बोनियम आयन होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा, ये वाला कार्बोनियम आयन कम स्थायी होगा। ठीक है, और अगर हम इन 5 को कंसीडर या इन 6 को कंसीडर करें तो ये पैटर्न मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज बेंजिल, एलिल, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में आएगा मेथिल। सबसे लास्ट में क्या आएगा? मेथिल। ठीक है, दिस इज द कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का केस। क्लियर? बेंजिल हो गया, एलिल हो गया, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल। एक केस और देख लो। अब कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का एक पैटर्न ये देख लो। ठीक है, अब देखो ये वाला कार्बन भी 3 डिग्री का है और ये वाला कार्बन भी 3 डिग्री का है। ये सब कार्बन है बेटा, ये सब कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। ठीक, तो ये सब कार्बन, तो ये कार्बन 3 डिग्री का और ये वाला कार्बन भी 3 डिग्री का। लेकिन
यहाँ पर 3 तरफ से तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, मतलब यहाँ पर प्लस आई प्रभाव है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लस आई प्रभाव के साथ साथ प्लस आर प्रभाव भी है, प्लस आर प्रभाव, सिग्मा बॉन्ड तो है ही है, प्लस आर प्रभाव रेजोनेंस इफेक्ट का धनात्मक है, क्योंकि यहाँ 3 पाई बॉन्ड एक है, 3 पाई बॉन्ड यहाँ है और फिर 3 पाई बॉन्ड यहाँ है, तो कुल हो गए 9 पाई बॉन्ड। तो इस केस में इस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी इसके अपेक्षा ज़्यादा स्थायी हो जाएगी, अर्थात ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये उसके रेस्पेक्ट में कम स्टेबल होगा। दिस इज़ मोर स्टेबल दैन दिस, ठीक बेटा, क्योंकि इस धनावेशित कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पर ज़्यादा संभावना है यहाँ से भी आने की, यहाँ से अभी आने की, इधर से भी, और ये सब पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड दुर्बल होता है, सिग्मा बॉन्ड प्रबल होता है, तो शिफ्टिंग यहाँ भी होगी। लेकिन यहाँ एक ही इफेक्ट काम कर रहा है और प्लस आई प्रभाव, यहाँ पर जो मेजर इफेक्ट है वो है प्लस आर प्रभाव, और प्लस आर प्रभाव जो है वो डोमिनेट करता है प्लस आई प्रभाव से। तो अनुनादी प्रभाव जो है वो ज़्यादा कह सकते हैं प्रभावी हो जाता है प्लस या प्रेरणिक प्रभाव से। अनुनादी प्रभाव ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है प्रेरणिक प्रभाव से। क्लियर। एक केस और देखो, ये है 1 डिग्री का, ये मेथिल और ये नाइट्रोमेथिल बनाया है हमने, नाइट्रोमेथिल NO2CH2+। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक तो धनावेश और ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अर्थात इन तीनों में अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी का पैटर्न ये आएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम होगा और ये सबसे कम होगा, ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल और ये सबसे कम स्टेबल। क्लियर। तो दिस इज अबाउट टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड इसके पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल या हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।